पार्टी, जहां पर सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब तक हम सब ने देखा है, हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो, तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई गवाहों के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी, जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया, उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे ही समीर महेंद्रू, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को ईडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में ईडी ने इस तरीके से जबरदस्ती झूठे बयान लेने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ऐसे कई गवाह हैं। संजय सिंह जी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अप्रैल 2022 के अंदर। उन्होंने सब गवाहों के बारे में और उनकी कोर्ट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं उसके बारे में बताया था, किस तरीके से गवाहों को डरा के, धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के विषय में। मगुंटा रेड्डी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की अलायंस ने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से टिकट दिया है। वो एनडीए के सांसद बनने के उम्मीदवार हैं। उनके विषय में भी मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने भी कोर्ट में बताया था, 16 सितंबर 2022 को मगुंटा रेड्डी के यहां छापा पड़ता है। उनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछा जाता है। उनकी स्टेटमेंट है सेक्शन 17 में। उनकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है
जो अरविंद जी के खिलाफ हो। 5 महीने बीतते हैं। 10 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी, जो मगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करती है ईडी, जेल में डालती है। राघव के जेल में 6 बार बयान होते हैं, उनके पिता के कई बार बयान होते हैं। सब बयानों में वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद 5 महीने जब बेटा जेल में रह लेता है तो बाप टूट जाता है और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अपना बयान बदल के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार बयान देते हैं। ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है। डरा हुआ आदमी तो जहां चौराहे पे ले जाओगे तो चौराहे पे भी झूठ बोलेगा। जब आपने उसको बेल ही इस कंडीशन पे दी है कि आपको छोड़ेंगे, तब जब आप बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ईडी के सामने दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। ये बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के, धमका के, जेल का डर दिखा के उसके पिता को और उससे गलत और झूठी गवाही ली गई। ये बात तो साबित है। इसमें क्या बचा है? और इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी से सीधे संबंध हैं, यह बात साबित है क्योंकि वो आदमी जब तक एनडीए की जो खास बातचीत थी वो जगन रेड्डी की पार्टी से थी, तब तक वो जगन रेड्डी में थे। जब एनडीए से बातचीत टीडीपी की शुरू हो गई तो अब वो टीडीपी में आ गए और उनको टीडीपी से टिकट मिल गई। ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, आप वही आर्गुमेंट्स दोहरा रहे हैं जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी खारिज किया है और ये भी कहा कि अप्रूवर जो है वो एक टेस्टेड फॉर्मूला रहा है, साथ में बेल ईडी नहीं देती है, कोर्ट देती है। मैं यही बात कह रहा हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के ज्ञान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञान देंगे, वो वही ज्ञान है जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए बनाया गया है कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए। इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने है। और कोई आपके पास सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि
रोकने की साजिश थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि इस बात की रियायत नहीं दी जा सकती कि वो एक मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाईकोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की, और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे, उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया, और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। हाईकोर्ट का एक फैसला और 2 अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं, एक बीजेपी की तरफ से और एक आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी कह रही है कि अब नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दें, और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है।